मैंने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा जहां सत्ता के सबसे बड़े चाहने वाले लोग और जिनको सबसे ज्यादा फेवर मिला हो वो आपस में भिड़ गए हों। सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं मिली है। ये पक्के तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं। इसलिए मुझे कैरेक्टर का पाठ मत पढ़ाइए। मेरा कैरेक्टर आपसे कहीं बेहतर है। यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है। कंगना रनावत ने ब्लो द बेल्ट ये वार किया है बाबा रामदेव के ऊपर। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सत्ता आने के जिस तरह से आसार होते हैं, सत्ता जाने के भी वैसे ही आसार होते हैं। मुझे याद है 2012-13 का वो दौर जब नरेंद्र मोदी को प्रकट प्रेजेंट किया जा रहा था। वो प्रकट हो रहे थे एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर जो देश का अगला नेता बनने वाला है। देश की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी 36 कैमरे लगाकर उनको लार्जर देन लाइफ रोल बनाकर और उनकी वीडियोस को प्रसारित करती थी। 24 घंटे में समझ लीजिए आप, कई घंटे, 4-6 घंटे कम से कम नरेंद्र मोदी के भाषण चलते थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती थी, उनकी तमाम तरह की वो चीज़ें चलती थी जहां वो अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। देश को तैयार किया जा रहा था नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर के लिए। आज उसी का ठीक उल्टा देख रहे हैं। कम से कम 20-25 साल का ये सफ़र हो गया है राजनीति को कवर करते हुए एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर। जब वो आसार दिख रहा था तब भी आपको बताया, अब जो ये आसार दिख रहा है इसको देखना, समझना, परखना बहुत ज़रूरी है कि जब आपस में ही जो सत्ता के सबसे प्यारे, सबसे दुलारे हैं, अगर वो आपस में ही भिड़ जाएं तो आप समझ लीजिए कि सत्ता जाने में अब बहुत ज़्यादा देर बाकी नहीं है। मैं 3 लोगों का यहाँ ज़िक्र करना चाहती हूँ, कंगना रनावत, बाबा रामदेव और साथ साथ चिराग पासवान। ये तीनों इतने प्यारे, न्यारे, दुलारे इस पूरी सत्ता के रहे हैं और आप ये देखिए कि इन संगियों के बीच ही जब ये घमासान मच चुकी है। चिराग पासवान को थोड़ा दूर रखना चाहती हूँ, उनको मैं इस श्रेणी में नहीं रखती। मुझे लगता है वो अवसरवादी हो सकते हैं, लेकिन एक भले नेता के तौर पर उनके उनके पिता को, दोनों को मैं जानती रही हूँ। उन पर ज़रा सी देर में आती हूँ कि कैसे वो आरक्षण की रक्षा का ज़िम्मा वो उठा रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बीजेपी के वोटर सड़कों पर निकल आए हैं, लाठियां खा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। और उधर उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक, वो वहाँ पर उन लोगों से मिल रहे हैं जो कहते हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। उस पर आती हूँ। अभी मैं आपको अभी यहाँ बताना चाहती हूँ कि कैसे रामदेव और कंगना रनावत, इन दोनों के बीच जो घमासान है वो हमें हमारे वक्त की हकीकत बताता है। और आप यकीन जानिए इन दोनों में से कोई भी मेरा फेवरेट नहीं है। मैं आखिरी शायद वो लोग होंगे जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन इनका मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ और इनके बारे में बात करना चाहती हूँ आपको ये बताने के लिए कि हालात कितने बदल गए हैं। हालात इतने बदल गए हैं कि पिछले 12 साल में किसी भी आंदोलन ने, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, नौजवानों का आंदोलन हो, मैंने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा जहां सत्ता के सबसे बड़े चाहने वाले लोग और जिनको सबसे ज़्यादा फेवर मिला हो वो आपस में भिड़ गए हों और एक दूसरे के लिए ब्लो द बेल्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी बहुत ही अश्लील टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था इस कार्यक्रम के ज़रिए कि किस तरह से रामदेव कह रहे थे कि अगर तुम गटर जनरेशन कह रही हो हमारी जेनजी को, तो अपनी जवानी, अपना चरित्र और अपना रिकॉर्ड निकाल के देखो। उसके बाद कंगना रनावत आई हैं और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये तो उनकी खसलत है। अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है खसलत, यानी कि एक इंसान का जो एक बेसिक नेचर होता है, ये तो उनकी खसलत ही है कि इस बेसिक नेचर यही है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। मुझे लगता है उन्हें यही भाषा आती है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई सभ्य भाषा मैंने आज तक सुनी ही नहीं। बयान आपकी स्क्रीन पर सुन लीजिए वो क्या फरमा रही हैं। जब रामदेव ने ये कहा कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है ये बताइए, एंकर से पूछा, आप उनका बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही और उनके पहले के कारनामे, तथाकथित कारनामे कैसे रहे हैं। तब रामदेव ने ये कहा, तो अब उसके बाद सोचिए कंगना रनावत क्या कह रही हैं। बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने देखना बंद कीजिए, सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाज़ा लगा सकता है। कम से कम मुझे झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं मिली है। ये पक्के तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं। इसलिए मुझे कैरेक्टर का पाठ मत पढ़ाइए। मेरा कैरेक्टर आपसे कहीं बेहतर है। यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है। कंगना रनावत ने ब्लो द बेल्ट ये वार किया है बाबा रामदेव के ऊपर, क्योंकि पूरे तरीके से आप ये देखिए कि उन केसेस का जिक्र कर रही हैं। और जब संघी या इसी सरकार के जो
चहीते लोग हैं, जो दुलारे हैं, प्यारे हैं, आँखों के न्यारे हैं, अगर वही लोग आपस में आके एक दूसरे की जो अब तक पीठ खुजाते थे, अगर वो कब्र खोदने लगे, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या कहूँ? आप मुझे ये बताइए कि पीठ खुजाने वाले कब्र खोद रहे हैं। खुद कंगना रनावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से, नरेंद्र मोदी की बहुत करीबी, उधर बाबा रामदेव बीजेपी के बिजनेसमैन। जी हाँ, आप देखिए उनकी वेल्थ का आप अंदाज़ा लगाइए कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचा है इस दौरान, जबकि बीजेपी की पिछले 12 साल में सत्ता रही है। मतलब इस व्यक्ति ने, मैं कहती हूँ कि कमोबेश सिर्फ वोट मांगने छोड़ने से लेकर तमाम चीज़ें की हैं भाजपा के लिए, हर तरह से मुसलमानों को बुरा भला कहने से लेकर कांग्रेस पार्टी को तमाम तरह की, मैं कहूँगी हर तरह की भाषा में इस्तेमाल करने से, मतलब हर तरह से इन लोगों ने एक बहुत ही असहनशील, गैर वैज्ञानिक, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक, असामाजिक, गैर इंसानी देश बनाने में इन जैसे बाबाओं का बड़ा योगदान रहा है। और इन बाबा को अब देखिए आप किस तरह से कह रही हैं, बड़े ही गलीज़ तरीके से वो इनके बारे में इस्तेमाल कर रही हैं, और ये तथाकथित बिजनेसमैन होने के अलावा, योगा टीचर होने के अलावा, एक तरह के धर्म गुरु होने का भी दावा करते हैं। आपको शायद ही कभी ये किसी भगवा कपड़ों के अलावा किसी और कपड़ों में नज़र आए। वो अलग बात है कि एक बार महिलाओं के कपड़े पहनकर वो भाग खड़े हुए थे, आपको याद होगा अन्ना हज़ारे का वक्त था, वो आंदोलन का वक्त था। तो आप ये सोचिए कि जब उनको कह रही हैं कि मेरे जवानी और बेडरूम के सपने आप मत देखिए, सीधे तौर पर वो अपने महिला होने को लेकर रामदेव को ये कह रही हैं कि शायद वो लार ना टपकाएं। और साथ साथ चलिए इतना भी ठीक था, लेकिन सीधे उनके बिजनेस के कोर पर यहाँ पर हमला हो रहा है कि रामदेव के ऊपर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। और मुझे लगता है कि अगर कोई ढंग की सरकार होती, कोई कानून से चलने वाली सरकार होती, तो रामदेव का कारोबार उस तरह से नहीं चल रहा होता। इतनी गंभीर मामले होने के बावजूद, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके न जाने कितने प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है, ऐसे में धड़ल्ले से यहाँ रामदेव अपना कारोबार करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करके जो सरकार एक व्यक्ति के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, कारोबारी हित हैं, उन्हें आगे बढ़ा रही है, इसलिए क्योंकि वो उनका राजनीतिक हित आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप इसको समझिए अच्छे तरीके से कि जब आपस में ही जो नरेंद्र मोदी के भक्तगण हैं, भक्तजनों, उनमें आपस में जब ये फसाद शुरू हो जाए, तो बिल्कुल समझिए कि हालात बहुत संगीन हैं। सिर्फ मौसम ख़राब नहीं है, बाकायदा तूफ़ान आ रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है। अब चिराग पासवान का ज़िक्र आपसे करना चाहती हूँ। आपको मालूम है कि जंतर मंतर पर हज़ारों की तादाद में छात्र जमा हुए और उन्होंने इतनी इतनी घटिया बातें कहीं। मैं सोचती हूँ कि इट्स अ डिसग्रेस, ये पूरे तरीके से गरिमा रहित है, ये ज़ेबा नहीं देता कि मेरे जैसे लोग उन शब्दों को यहाँ दोहराएं। कम से कम मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं उन शब्दों को दोहराऊं जो कि कहा गया जंतर मंतर पर कि आपको 5000 साल तक हमने पानी नहीं पीने दिया और अभी आपके साथ बदसलूकी करेंगे। वो तमाम शब्द मैं दोहराना नहीं चाहती। और बहुत ही घटिया जातिवादी टिप्पणियाँ की गईं, जातिवादी हिंसक टिप्पणियाँ की गईं। एक तो बड़े ही प्यारे न्यारे हैं, मैंने कहा कि ये पूरा जो इकोसिस्टम है इस पॉलिटिकल पार्टी के शासन का, उसमें बहुत ही बेहुदा किस्म के, मतलब ये नहीं कि कोई लायक लोग हैं और योग्य हैं, चलिए आप कांग्रेस को या बीजेपी को या किसी और पार्टी को पसंद करते हैं और इसलिए आपको पद मिल गया, बल्कि बेहद सब स्टैंडर्ड और बेहद बेहुदा किस्म के जो लोग हैं, उनको ज़मीन से उठाकर आसमान पे पहुंचाया गया है, उनको फर्श से अर्श पे पहुंचाया गया, जिनकी लियाकत रत्ती बराबर नहीं है, ज़र्रे बराबर जिनकी लियाकत नहीं है, उन लोगों को ये दिया गया। और इसीलिए देखिए आप कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके ऊपर भद्दी टिप्पणियाँ की गई, उन्हीं इकोसिस्टम के ज़रिए जो लोग अपने को तथाकथित रूप से पत्रकार कहते हैं, इस पूरे 12 साल में जो लोग परवान चढ़े हैं, तो उन लोगों के बावजूद कि वो लोग आरक्षण को लेकर तमाम तरह की भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। अजीत भारती का मैं ज़िक्र कर रही हूँ और ख़ासकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने दलित महिलाओं को लेकर भी जो है वो एक तरह से सेक्सुअल वायलेंस की एक धमकी भी दी है, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। अब ये बात पुलिस अदालत और इनके आकाओं के ऊपर है कि किस तरह से वो इस मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, या क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि उस तरह के लोग हैं जो आरक्षण विरोधी बातें कर रहे हैं, और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री मिल रहे हैं उन लोगों से और कह रहे हैं कि आपकी हम बात ज़रूर सुनेंगे, समाधान हम निकाल सकें या ना निकाल सकें, लेकिन आपकी बात सुनी ज़रूर जाएगी। और कहा यह जाता है कि एक बार जब आप सुनना चाहते हैं तो आप उनसे हमदर्दी ज़ाहिर कर रहे हैं, वरना आप उन्हें डिसमिस कर देते।
लेकिन एक तरफ हम भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, दूसरी तरफ देखिए बिहार में क्या हो रहा है। रामविलास पासवान के बेटे जो चिराग पासवान हैं, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान जब तक जिंदा है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो चिराग पासवान ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक संविधान को न कोई खतरा है, ना ही आरक्षण को कोई खतरा है। सुन लेते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। उससे पहले उनको लगा कि शायद इतनी बात काफ़ी नहीं है, तो फिर वो आगे बढ़े और कहने लगे कि मैंने 10 फरवरी 2020 को देश की संसद में स्पष्ट रूप से ये कहा था कि आरक्षण किसी की दी हुई खैरात नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। मेरी और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर है, आरक्षण भी हमें, उसकी समीक्षा भी हमें स्वीकार्य नहीं है। सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। भावनाओं को जिस तरह से उन्होंने कहा कि दलितों की और जो पिछड़े लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं जब इस पर समीक्षा की बात या किसी सुधार की बात, मतलब हटाना तो दूर की बात है, इस पर हमें बातचीत भी गवारा नहीं है। तो ये दूसरा बयान उन्होंने 6 साल पुराना अपना बयान ये ट्वीट किया ताकि ये बता सकें कि वो किस कदर, कितनी शिद्दत के साथ वो इस बात का समर्थन करते हैं कि आरक्षण इसी शक्ल सूरत में जारी रहे और उसमें किसी भी तरीके की समीक्षा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण हटाना या उसे बदलना या कम करना या कमज़ोर करना या दायरा छोटा करना, ये तमाम तरह के आप जानते हैं जो प्रपोजल्स आगे आ रहे हैं, वो सब तो दूर की बात है। आइए सुन ही लेते हैं चिराग जी को। आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। सब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण से जुड़े हुए जितने भी कानून है उसको वंस एंड फॉर ऑल 9वीं सूची में डालने का काम करें ताकि समय समय पर रह रहकर जो आरक्षण के ऊपर लोग न्यायालय जाकर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर, आप उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। सर, इसी सरकार ने सर अगर आरक्षण विरोधी अगर ये हमारी एनडीए की सरकार होती तो आरक्षण को जो मजबूत करने का काम किया गया, ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया गया, तो ये आरक्षण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने सर ये अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट उसको जब दमदीन करने का जब प्रयास किया गया तो हमारी सरकार और लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका डाली। सरकार ने हाउस का समय एक्सटेंड करके 2 दिन 3 दिन के भीतर उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करवाया। तो सर, हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को समाप्त करना तो दूर की बात है, उसमें चर्चा की भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो पूरे तरीके से मैं जो इस नतीजे पर पहुंची हूं, इस पूरी बातचीत का लब्बे-लुबाब आपको यही बताना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा कि सिर्फ 1-2 बातें नहीं, ये सिर्फ 1-2 लोग नहीं, एक अदाकारा या एक कोई कारोबारी या एक कोई पॉलिटिशियन, आप आने वाले दिनों में देखेंगे साफ तौर पर कि ये जो पूरा मामला है, जैसे मैंने कहा, कमर खुजाने वाले लोग जब कब्र खोदने लगें तो सीधे तौर पर पता चलता है कि सत्ता जैसे आ रही थी, आते हुए आंधी की तरह हमें दिख रही थी, अब देखिए आंधी की तरह ही ये सत्ता जा रही है। ये बहुत ही, मैं कहूँगी, नाजुक दिन हैं जिसमें राहुल गांधी हज़ारों लोगों की, लड़कियों की
जो एक उनका मजमा लगता है, जो खुद QR कोड से स्कैन करके लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं और उनके नज़दीक इर्द गिर्द इतना अपने को सुरक्षित पाती हैं, इतना महफूज पाती हैं कि कोई लड़की गले लग रही है तो कोई बहियां पकड़ रही है। एक लड़की तो बाकायदा उनको किस करने लगी। हालांकि मुझे राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता होती है कि क्या वो भावनाओं में बह रहे हैं, क्या वो जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, क्या इन सब लड़कियों की जहाँ से भी ये लड़कियाँ आ रही हैं इनमें से ज़्यादातर तो मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से कि ये खुद राहुल गांधी से इतना स्नेह करने लगी हैं या उनको नेता के तौर पर जानती हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे तत्व भी उनकी बैठकों में, उनकी सभाओं में घुस सकते हैं जो उनके लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। और हम जानते हैं उनके पिता राजीव गांधी के साथ क्या हुआ। यहाँ मैं कुछ सजेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी देश के लिए बहुमूल्य हैं एक विपक्षी नेता के तौर पर, और ये देश की सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है, खुद राहुल गांधी का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद लें। और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि वो बहुत ही जो रूढ़िवादी, जो जड़तावादी विचारधारा है उसको सीधे तौर पर कान पकड़ के, सींग पकड़ के उसको चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। मनुस्मृति से लेकर और पितृसत्ता तक को जब वो चुनौती देते हैं तो बहुत सारे दुश्मन वो ऐसे ही पाल लेते हैं, सिर्फ बीजेपी RSS नहीं, बहुत सारे दुश्मन। और इसीलिए अब जो है असाइनमेंट दिया गया है योगी आदित्यनाथ को और कहा गया है कि आइए आप जो है मनुस्मृति के बारे में बातचीत कीजिए। एक उनका आखिरी बयान यहाँ इस कार्यक्रम में सुन लेते हैं और फिर मैं आपसे रुखसती लूँगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी जितने लोकप्रिय इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जितनी तेज़ी से रास्ता वो अपना रहे हैं, दूसरी तरफ ही हमें कॉन्ट्रास्ट के तौर पर दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं वो आपस में किस तरह से भिड़ रहे हैं। योगी जी की बात सुन लेते हैं। शुक्रिया। क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। यहां के स्मारक के नाम, यहां के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था।